हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी चंद्रगुप्त नाटक के अन्य अंशों की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम व्याख्या के साथ हम हर अंश में लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है इसे एक टिप्पणी के रूप में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंशों की व्याख्या। और उसके अंतर्गत मेरा आज का पहला अंश है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। दोस्तों, जो इस नाटक की नायिका है अलका, वो यह वाक्य कहती है जब उससे जो सेनापति सिल्यूकस कुछ पूछता है तब वह उसे ये वाक्य कहती है। संदर्भ जानते हैं और प्रसंग हमने जो पिछले अध्याय में सबसे पहले अंश के साथ लिखा था उसी को आपको आगे दोहराना है। संदर्भ जान लेते हैं। आम्फिक अपनी बहन अलका पर षड्यंत्र का आरोप लगाता है और अलका राज मंदिर छोड़कर अनिश्चित लक्ष्य की ओर निकल पड़ती है। और जब वह कानन पथ पर अकेली घूम रही होती है तब यवन का जो सेनापति सिल्यूकस है वो उसे देखकर पहचान लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो अलका यह वाक्य कहती है कि कैसे कहती है, व्याख्या पे तो जानते हैं। वह कहती है कि यह सारा मेरा देश है और जो यहाँ पे जितने भी पहाड़, नदियाँ या जंगल हैं ये सब मेरे हैं और इस भूमि का हर एक कण मेरा ही तो है। तो मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी। मेरा जन्म, जीवन और मृत्यु सब इसी देश में ही हो, क्योंकि मेरा जो शरीर है, अलका कहती है कि जो ये शरीर है वो यहीं के अणुओं से मिलकर बना है। तो ऐसे में मैं इस देश को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। दोस्तों, विशेष या टिप्पणी में यह है कि इन वाक्यों में आर्यावर्त जो उसका देश है उसके प्रति अलका का अनन्य प्रेम और देशभक्ति प्रकट होती है। साथ ही साथ दूसरा है प्रसाद जी के अध्यात्मवाद की झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि जो ये मानव शरीर है यह पंच तत्वों से मिलकर बना है और मिट्टी उन्हीं पंच तत्वों में से एक है। इस बात का भी संकेत हमें इस वाक्य से मिलता है। चलिए दोस्तों, दूसरा अंश पढ़ते हैं। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। दोस्तों, भूमा का अर्थ वैसे तो पृथ्वी होता है, साथ ही साथ इसका अर्थ विशालता, अधिकता, ऐश्वर्य और एक अर्थ इसका भ्रम भी होता है। चलिए अब इसका संदर्भ जानते हैं। सिंधु तट पर दार्शनिक दांड्यायन का आश्रम था और जो कि संसार के समस्त सुखों से, वैभव से परे रहते थे। और एक दिन क्या होता है कि सिकंदर का दूत एनिसॉक्रेटिस उससे मिलने आता है और कहता है कि आपको सिकंदर ने याद किया है क्योंकि वो आपके उपदेश सुनना चाहता है। तो दांड्यायन ऐसे में सोचता है कि सिकंदर उसे अपने पास बुलाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए वह उसके निमंत्रण पर हंस पड़ता है और उसके निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए वह यह वाक्य कहता है। व्याख्या के रूप में जानते हैं, जिस व्यक्ति को भूमा का सुख और उसकी महत्ता का आभास हो जाता है उसे दुनिया के नश्वर चमकीले पदार्थ वश में नहीं कर सकते और वह किसी बलवान की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि वह सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार ही चलता है और कोई भी शक्ति उसे अपने अधीन नहीं कर सकती। वह सदा स्वतंत्र ही रहता है। दोस्तों, इसमें दांड्यायन की महानता का परिचय हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला अंश पढ़ते हैं। यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये कार्नोलिया कहती है चंद्रगुप्त से। कैसे, संदर्भ पहले पढ़ते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त कार्नोलिया से पूछता है कि क्या तुम अपने इस देश को भूल जाओगी। तभी कार्नोलिया यह वाक्य कहती है, व्याख्या जानते हैं, वो कहती है कि नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान ही प्रेम होता जा रहा है। यानी कि जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया है उसके जैसा ही प्रेम मुझे भारत देश से हो गया है। मैंने कहानियों में जो सुना था उसी को अब यहाँ आंखों से देख रही हूँ। यहाँ के पेड़ पौधे, पर्वत, वर्षा, गर्मी, किसान, बालिकाएं, सब मेरी सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। भारत देश प्रेम की रंग भूमि है, इसलिए जो ये भूमि है वो कभी भी नहीं भूली जा सकती, कभी भी नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है तो यह भारत देश मानवता की जन्मभूमि है, ऐसा कार्नोलिया चंद्रगुप्त से कहती है। और कहती है कि भारत की महानता अनुपम है, यह देश मानवता की वेदी है। दोस्तों टिप्पणी जानते हैं कि जो भी प्रसाद के जितने भी नाटक होते हैं उनकी यह विशेषता है कि वो विदेशी पात्रों से भारत की महिमा का गान अवश्य कराते हैं। इसी प्रकार इस नाटक में भी उन्होंने विदेशी पात्र कार्नोलिया के द्वारा भारत का यश गान कराया है। चलिए दोस्तों, अगला अंश जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल समाधान। इसका संदर्भ ये है कि जब षड्यंत्रकारी राज मंदिर में सोए हुए चंद्रगुप्त को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं और चाणक्य को ये बात पता चल जाती है, इसलिए अब वो चंद्रगुप्त की रक्षा करना की सोचते हैं और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए उपाय सोचते हैं। तो वो मालविका को चंद्रगुप्त की जो जगह है उस पे सोने को कहते हैं। मालविका भी प्रेमी के प्राणों की रक्षा के लिए चाणक्य की यह बात मान जाती है और चंद्रगुप्त से कहती है कि जो ये प्राचीन राज मंदिर है यह अभी परिष्कृत नहीं हुआ है, इसलिए मैंने चंद्र सौध में आपके सोने का प्रबंध किया है। जब चंद्रगुप्त यह सुनता है तो वो चुपचाप वहाँ चला जाता है और मालविका यह वाक्य कहती है कि जाओ प्रियतम, तुम सुखी जीवन जियो, मैं इस दुखी जीवन का अंत करने के लिए यहाँ रहूंगी, क्योंकि जीवन तो एक प्रश्न है और मृत्यु इसका स्थायी समाधान है, इसका उत्तर है। क्योंकि मौत के बाद तो कोई प्रश्न शेष ही नहीं रहेगा, मृत्यु जीवन की चरम स्थिति है। क्या है इसका विशेष टिप्पणी? यहाँ मालविका का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रेम में त्याग है, वह अपने प्रियतम को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार है। और साथ ही साथ चाणक्य की कुटिल नीति का भी हमें पता चलता है कि उसे लक्ष्य मुख्य है, साधन की उसे कोई चिंता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला और आज का आखिरी अंश हम पढ़ते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था, मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। ये वाक्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है जब चंद्रगुप्त उस पर थोड़ा सा शक करता है। कैसे, संदर्भ जानते हैं। जब चंद्रगुप्त के माता पिता चाणक्य से निर्वासित किए जाते हैं, यानी कि चाणक्य उनको मना कर देता है कि वो चंद्रगुप्त का स्वागत नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता था यदि ऐसा होगा तो चंद्रगुप्त की जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त ये सब बातें नहीं समझ पाता। तो चंद्रगुप्त जब उसे लगता है कि उसके माँ बाप का अपमान हुआ है तो उसका जो दिल था वो क्षुब्ध हो उठता है, हृदय, और वह स्वयं को चाणक्य के अधिकार क्षेत्र में उसके अधीन मानने लगता है। उसने चाणक्य से अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण जानना चाहा, तो उसने कहा अपना केवल साम्राज्य को वरन मेरे कुटुंब को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। जब वो ऐसे वाक्य बोलता है तब चाणक्य उससे ये बातें कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य राजनीति का नहीं बल्कि करुणा का है, प्रेम का है। आनंद ही मेरे दीप थे, घास से भरी पृथ्वी पर ही मैं सो जाता था, यही मेरी शैया थी और काम करना ही मेरा विनोद था, संतोष ही मेरा धन था। और मैं अपने उस ब्राह्मणत्व और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ये कहाँ आ गया। अचानक को इस बात से बड़ा दुख होता है और कहता है कि सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के स्थान पर कांटे, प्रेम के स्थान में मेरे जीवन में भय आ गया है। इसलिए चंद्रगुप्त, अब तुम अपने अधिकार मुझसे वापस ले लो। इससे क्या होगा, मेरा एक तरह से पुनर्जन्म हो जाएगा और अब जो मेरा जीवन है इस समय राजनीतिक षड्यंत्रों से कुत्सित और कलंकित बन गया है और मैं किसी काल्पनिक महत्व के पीछे पड़ा था।
और आज यदि तुम मुझसे ये सब ले लोगे तो मैं जो अपनी शांति को खो बैठा हूँ, अपना स्वरूप भूल गया हूँ, उसे मैं जान गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और कितना हूँ। क्योंकि चंद्रगुप्त को चाणक्य की बात सुनकर दुख होता है। चाणक्य हर समय चंद्रगुप्त की रक्षा करना चाहता है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त उनके इरादों को गलत समझ बैठता है। दोस्तों, इसमें चाणक्य के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने उसकी मानसिक वेदना को भी उजागर किया है। तो दोस्तों, ये हमने चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।